तो आप सभी को नमस्ते। मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल यात्रा इस पर आप सभी का स्वागत है। तो अभी जो हमारा एक सीरीज शुरू हो रहा है, कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसमें हम मुख्य रूप से जो 72वीं बीपीएससी है, 72वीं बीपीएससी का करंट अफेयर हम पढ़ाएंगे आप सभी को। और आप सभी को तेज़ रिवीजन के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि आप वीडियो को सुने भी और तेज़ गति से सुनने का प्रयास करें और 2-3 बार सुने, ताकि आप सभी का तैयारी हो जाएगा। हम अभी हमारी इस वीडियो इसमें हम क्या करेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है उस पर चर्चा करेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है और घटनाक्रम है उस पर चर्चा करेंगे। और अगली वीडियो में इसी जो टॉपिक है, इस टॉपिक से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आएंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रश्न लेकर के आएंगे, ताकि बीपीएससी में आप देखेंगे कि काफ़ी फैक्चुअल प्रश्न पूछा जाता है और काफ़ी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होता है, तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं हो। तो वो इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि आप जो करंट अफेयर पढ़े हैं उसको आप रिवाइज कर पाते हैं कि नहीं, माइंड जो है रिकॉल कर पाता है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो प्रथम हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप देखेंगे प्रथम टॉपिक जो हमारा महत्वपूर्ण है वो है G7 को लेकर के। तो G7 शिखर सम्मेलन 2026 में हुआ है और यह कैमा था, 52वां था। तो अब से सीधा सवाल आ सकता है कि जो 52nd G7 शिखर सम्मेलन 2026 है वो कहाँ हुआ था। और तो इस तरीके से याद रखना है, जो अभी 52वां शिखर सम्मेलन हुआ है G7 का, वो कहाँ हुआ है। तो फ्रांस का शहर है एवियन लेस बेंस एक शहर है, वहीं पे इसका आयोजन किया गया। तो आप इसको याद रखेंगे, जून 2026 में एवियन लेस बेंस एक शहर है फ्रांस का, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको याद रखेंगे कि जो G7 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ 2026 में, उसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनके द्वारा किया गया था। भारत की भूमिका क्या रही। तो भारत एक आमंत्रित भागीदार देश के रूप में रहा है और इसमें शामिल कौन हुए थे। तो भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए थे। तो इस चीज़ को आप देखेंगे कि भारत आमंत्रित भागीदार है, भारत जो है G7 का सदस्य नहीं है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, पीटी में आ सकता है कि भारत स्टेटमेंट आप देखेंगे, कथन वाला जो प्रश्न होता है उसमें आ सकता है कि भारत G7 का सदस्य है। तो नहीं, भारत G7 का सदस्य नहीं है, आप इसको याद रखेंगे। और जो मुख्य पहल है, कुछ पहल देख लेते हैं। तो 2-3 फैक्ट तो मेमोराइज एकदम रखेंगे कि इसका जो आयोजन हुआ है कहाँ हुआ है, फ्रांस शहर के एवियन लेस बेंस में आयोजित हुआ है। और फ्रांस के राष्ट्रपति जो इमैनुअल मैक्रोन हैं उनके द्वारा अध्यक्षता किया गया था और भारत से प्रधानमंत्री मोदी जी भागीदार देश के रूप में शामिल हुए थे। इसके द्वारा क्या हुआ है कि जो 17 देश ने मिलकर क्या किया है कि क्रिटिकल मिनरल्स रिजिलियंस एंड प्रोडक्शन अलायंस की स्थापना किया गया है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, क्योंकि इस तरीका के सवाल सीधे आ जाता है कि यह किससे जुड़ा हुआ है G7 G20 करके। तो क्रिटिकल मिनरल रिजिलियंस एंड प्रोडक्शन अलायंस जो है, आप इसको याद रखेंगे किससे जुड़ा हुआ है। तो G7 से जुड़ा हुआ, G7 संस्था जुड़ा हुआ है। अब देखेंगे जो 53वां G7 2027 में होगा, कहाँ होगा, अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। तो आप इसको याद रखेंगे कहाँ आयोजित किया जाएगा, अमेरिका में। और 51वां जो है G7 कब आयोजित किया गया था और कहाँ। तो आप देखेंगे कि अल्बर्टा शहर है कनाडा में, वहाँ आयोजित किया गया था। तो इसको याद रखेंगे। अब चलिए देख लेते हैं G7 के बारे में, थोड़ा देख लिया जाए कि G7 है क्या। तो एक चीज़ में से याद रखेंगे कि जो G7 है उसमें उन्नत एवं प्रमुख औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं का अनौपचारिक अंतर सरकारी समूह है। तो ये 2-3 चीज़ याद रखेंगे। पहला तो कि जो एकदम एडवांस्ड एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमिक है, तो इसको याद रखेंगे। ये सवाल आ सकता है कि G7 में कौन सा देश शामिल है, विकसित, विकासशील और औद्योगिकृत और उन्नत देश। तो आप देखेंगे कि औद्योगिकृत और उन्नत देश को इसमें शामिल किया गया, इसको आप याद रखेंगे। और अनौपचारिक संस्था है और अंतर सरकारी समूह, इसको भी याद रखेंगे। G7 में जो देश है और इसकी स्थापना देखिए 1975 में हुआ था। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा है। इसको बीच में G8 भी बोला जाता था जब इसमें रसिया शामिल था, लेकिन क्रीमिया पर आक्रमण के कारण और क्रीमिया विवाद के कारण रसिया को इससे बाहर कर दिया गया। तो इसको भी याद रखेंगे। तो फिलहाल G7 में 7 देश है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा, इसको याद रखेंगे। एक चीज़ और याद रखेंगे कि भारत इसका मेंबर नहीं है, भारत जो है G7 का मेंबर नहीं है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, भारत G7 का सदस्य नहीं है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वह है कि सांग्रीला संवाद 2026 कहाँ होता है। तो आप देखते हैं कि सांग्रीला एक तरीके के संवाद ही कहाँ होता है, सिंगापुर में संपन्न होता है और एक तरीके की थिंक टैंक के रूप में काम करता है। देखेंगे थिंक टैंक यहाँ सभी प्रकार के स्टेक होल्डर शामिल होते हैं, नेता, पॉलिटिशियन जो होते हैं शामिल होते हैं, राजनेता शामिल होते हैं। आप देखेंगे कि बैंकिंग क्षेत्र के लोग शामिल होते हैं और विभिन्न प्रकार के NGOs भी शामिल होते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें सभी प्रकार के लोग शामिल होते हैं, एक प्रकार का थिंक टैंक के रूप में ही काम करता है। और इसका आयोजन प्रत्येक साल कहाँ होता है, सिंगापुर में होता है। और इसका आयोजन कौन करता है, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ करके है,
IISS करके, इसके द्वारा किया जाता है। दोनों बात याद रखेंगे। सांग्रीला संवाद कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ द्वारा जो है इसका आयोजन किया जाता है। और भारत की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व इस साल कौन किया था? तो आप देखेंगे कि रक्षा सचिव है राजेश कुमार सिंह, उनके द्वारा किया गया था। तो ये सवाल आ सकता है। आप देखेंगे कि भारत की तरफ से इसका जो प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो राजेश कुमार सिंह के द्वारा किया गया था। आप इसको याद रखेंगे। चलिए थर्ड टॉपिक को देखते हैं। तीसरा टॉपिक हमारा है क्वाड के बारे में। तो आप देखेंगे कि क्वाड विदेश मंत्रियों की एक बैठक का आयोजन किया गया 2026 में। तो क्वाड समूह के बारे में बीपीएससी काफ़ी इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि भारत इसका जो है मेंबर है। भारत जिन जिन संस्थाओं का सदस्य होता है उस पर यूपीएससी और बीपीएससी दोनों के द्वारा भी पूछा जाता है। तो आप देखेंगे कि क्वाड का जो भी विदेश मंत्रियों का बैठक हुआ वो नई दिल्ली में हुआ 2026 में। तो इसको भी याद रखेंगे। मई में 2026 मई में नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों का एक बैठक का आयोजन किया गया। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया गया। तो इसको भी याद रखेंगे। भारत के जो विदेश मंत्री अपने डॉक्टर एस जयशंकर जी हैं उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया। और इसके तहत कुछ पहल को भी अपनाया गया है। तो इस पहला पहल है इंडो पैसिफिक मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस की शुरुआत किया गया। तो इस तरीके से सीधा पूछ सकता है। जैसे वहाँ देखेंगे कि क्रिटिकल मिनरल्स रेजिलियंस एंड प्रोडक्शन करके एक समूह बना था G7 में, उसी प्रकार के यहाँ है कि इंडो पैसिफिक मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस की शुरुआत किया गया है। तो आप याद रखें किससे जुड़ा हुआ है? क्वाड से जुड़ा हुआ है। पैसिफिक मेरीटाइम सर्विलांस कोलेबोरेशन की शुरुआत भी किया गया है इसी संस्था के द्वारा। तो इसको भी याद रखेंगे। क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क की शुरुआत किया गया। तो ये 3 पहल इस बार किया गया है। इस तीनों को याद रखेंगे। सीधा आ सकता है कि ये तीनों पहल को किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया? G7, G20, क्वाड और अन्य कोई संस्था का नाम दे सकता है। तो आप इसको याद रखेंगे कि जो विदेश मंत्रियों का बैठक हुआ है नई दिल्ली में हुआ है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इसकी अध्यक्षता किए हैं और 3 पहल शुरुआत किया गया था। आप इसको अध्ययन कर लेंगे, 2-3 बार याद करेंगे, याद हो जाएगा। अब क्वाड के बारे में देखेंगे। क्वाड का जो मेंबर है उसमें भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया। तो आप इसको याद रखेंगे। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। आप देखेंगे कि आप देखेंगे कि भारत जो है, चीन का एक रणनीति है मोतियों की माला। आप देखेंगे कि मोतियों की माला कॉन्सेप्ट है, जिसके तहत चाइना क्या कर रहा है कि भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। भारत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव सभी जगह बंदरगाह का निर्माण करके भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। तो भारत चीन के जो यह रणनीति है मोतियों की माला, उसको तोड़ने के लिए भारत जो है क्वाड जैसी संस्थाओं का निर्माण कर रहा है, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। तो इसको भी याद रखेंगे। बाद में इसके बारे में और भी निश्चित तौर पर आप जानेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, टॉपिक है कि 48वां आसियान शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आप देखेंगे कि फिलीपींस के सेबू शहर है और फिलीपींस के सेबू शहर में इसका आयोजन किया गया। इसको याद रखेंगे। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो फिलीपींस के जो राष्ट्रपति है फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर। तो आप इसको याद रखेंगे। फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। विषय कभी कभी थीम भी पूछ लेता, तो इसको याद रखेंगे कि जो 48वां आसियान शिखर सम्मेलन 2026 हुआ, इसका थीम क्या है? नेविगेटिंग आवर फ्यूचर टुगेदर। नेविगेटिंग आवर फ्यूचर टुगेदर इसका है। आप देखें कि आसियान का एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, तिमोर लेस्ते को आसियान का 11वां पूर्ण सदस्य बनाया गया। तो आप इसको याद रखेंगे कि आसियान का 11वां जो पूर्ण सदस्य किसे बनाया गया? आसियान में 10 देश रहते थे पहले, अब 11 देश हो गए हैं। तिमोर लेस्ते एक कंट्री है, उसको 11वां सदस्य बनाया गया है। और इस जो बैठक हुआ था सेबू में, उसमें सेबू प्रोटोकॉल को भी अपनाया गया। तो आप इसको भी याद रखें। कभी कभी सीधा जाता है कि सेबू प्रोटोकॉल है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो आसियान संस्था से, आसियान नामक संगठन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। आगामी सम्मेलन जो है 49वां सम्मेलन देखें कि 48वां हुआ है अभी फिलीपींस सेबू में, तो 49वां जो आसियान शिखर सम्मेलन होगा वही मनीला फिलीपींस में ही होगा। तो इसको याद रखेंगे। आसियान के बारे में अब थोड़ा परिचय देख लेते हैं। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुआ था। 1967 में हुआ था बैंकॉक घोषणा के द्वारा। तो इस बार का जो यूपीएससी का प्री हुआ है, देखेंगे यूपीएससी प्री 2025 हुआ था, 2025 हुआ था, उसमें बैंकॉक घोषणा पर सवाल आया था। तो आप इसको याद रखेंगे कि आसियान जो संस्था है, जो संगठन है, उसकी जो स्थापना हुई बैंकॉक घोषणा के तहत हुआ है और 1967 में हुआ था। जो इसके संस्थापक देश थे वो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थे। अन्य देश जो है ब्रुनोई है, वियतनाम है, लाओस है, बर्मा है, कंबोडिया है और तिमोर लेस्ते जो अभी बना है नया सदस्य। तो ये ज़्यादा चांस है कि आपसे
तिमोर लेस्ते के बारे में पूछ दे कि आसियान का 11वां पूर्ण देश कौन बना है, तो आप इसको याद रखेंगे तिमोर लेस्ते बना है। भारत इसका मेंबर नहीं है, आप इसको याद रखेंगे। भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है, भारत आसियान का सदस्य नहीं है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए चलते हैं, अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे समक्ष जो है उसमें है ईपीसी, यूरोपियन राजनीतिक समुदाय का 8वां शिखर सम्मेलन अभी हुआ है। तो यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी का जो है बैठक हुआ है अभी, और वो 8वां बैठक हुआ है। तो कहाँ हुआ है, तो आर्मेनिया की राजधानी एरेवान में हुआ है। तो आप याद रखेंगे आर्मेनिया की राजधानी एरेवान में हुआ है। तो आपसे पूछ सकता है कि ईपीसी, यूरोपियन राजनीतिक समुदाय का 8वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो एक आर्मेनिया की राजधानी एरेवान एक शहर है, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया। तो आप इसको याद रखेंगे, आर्मेनिया की राजधानी एरेवान में इसका आयोजन किया गया है। अब देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण है कि इसका ध्येय वाक्य क्या था, मोटो क्या था। तो मोटो आप देखेंगे, मोटो था भविष्य निर्माण यूरोप में एकता और सुरक्षा, भविष्य निर्माण यूरोप में एकता और सुरक्षा। इसके साथ अध्यक्षता, मतलब अध्यक्षता किसने किया था, तो इसके 2 अध्यक्ष थे। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पासियान थे, निकोल पासिनियान थे, और यूरोपीय परिषद के जो अध्यक्ष थे एंटोनियो कोस्टा थे। आगामी शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, आयरलैंड में आयोजित किया जाएगा। तो इसको याद रखेंगे, आगामी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, आयरलैंड के अंदर आयोजित किया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है रायसीना वार्ता। आप देखेंगे कि रायसीना जो संवाद है, डायलॉग है, रायसीना डायलॉग है, कहाँ होता है, तो इसका नई दिल्ली में आयोजन होता है। हमेशा याद रखेंगे नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाता है। और संग्रीला देखेंगे कि जो भी संग्रीला संवाद हमने देखा है जो सिंगापुर में आयोजित होता है, उसी से प्रभावित होकर के भारत में भी इस तरीका के संवाद का आयोजन किया जाता है, ताकि पूरे दुनिया के जो थिंक टैंक है, पूरे दुनिया के पॉलिटिशियन है, बैंकर है और अन्य प्रकार के बिजनेसमैन हैं या फिर एनजीओ संचालक है जो सिविल सोसाइटी के लिए वर्क करते हैं, उन सभी को बुलाया जाए, एक मंच हो जहां वो सभी डायलॉग संवाद कर पाए और अधिक से अधिक दुनिया की समस्याओं पर चर्चा कर पाए और कुछ समाधान निकाला जा सके। ठीक है, तो रायसीना संवाद इसी संदर्भ में है और इसका आयोजन कहाँ होता है, नई दिल्ली में होता है। तो जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आप ये याद रखें कि इसका आयोजक कौन होता है, तो भारत के जो विदेश मंत्रालय होता है वो होता है, और एक ऑब्जर्वर फाउंडेशन है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इसके द्वारा किया। तो इसको काफ़ी याद रखेंगे, यूपीएससी में भी ये हॉट टॉपिक है, यूपीएससी में भी पूछा जाता है, बीपीएससी में भी पूछ सकता है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया था और इसके मुख्य अतिथि कौन थे, इसको याद रखेंगे कि जो इस बार रायसीना डायलॉग हुई थी दिल्ली में, उसके मुख्य अतिथि थे फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर स्टब जो है फिनलैंड के राष्ट्रपति है, वो इनके मुख्य अतिथि थे। विषय था चतुरांग अभिवचन सामंजस्य उन्नति, इसका थीम था, इसको याद रखेंगे। और पहले थी ग्रीन ट्रांजिशन पर उच्च स्तरीय संवाद और रायसीना ग्लोबल इनोवेशन स्क्वायर की शुरुआत किया गया। तो इसको याद रखेंगे, सीधा आ सकता है कि किससे जुड़ा हुआ है। तो 3-4 बात याद रखेंगे, नई दिल्ली में होगा, इसका आयोजक कौन है, तो भारत के विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा होता है। उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। मुख्य अतिथि कौन थे, फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर स्टब। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो सवाल है, अगला जो देखेंगे टॉपिक, तो अगला टॉपिक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह टॉपिक है कि क्रिटिकल मिनरल्स मंत्रिस्तरीय बैठक 2026। तो आप देखेंगे कि क्रिटिकल मिनरल्स मंत्रिस्तरीय बैठक 2026 के बारे में, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो वाशिंगटन डीसी में किया गया था। वाशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर है, आप इसको याद रखेंगे। अब तीसरा देखेंगे कि जो इसका महत्वपूर्ण टॉपिक कि भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन किया था इस बैठक में, जो अमेरिका में आयोजित हुआ था, तो डॉक्टर एस जयशंकर जो है भारत के विदेश मंत्री है, उनके द्वारा वहाँ भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। यहाँ एक जो देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय खनिज समूह बनाया गया है, तो आप देखेंगे उस समूह का नाम क्या है, फोर्ज, आप इसको याद रखेंगे। ये समूह का नाम है फोर्ज, और यही से सवाल आ सकता है कि फोर्ज संस्था किससे जुड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे कि यह जो आउटकम है क्रिटिकल मिनरल्स मंत्रिस्तरीय बैठक 2026 का जो है आउटकम है। आप देखेंगे कि फोर्ज जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो आप देख सकें कि फोरम ऑन रिसोर्स जियो स्ट्रैटेजिक इंगेजमेंट का सृजन किया गया। तो आप इसको याद रखेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, बेसिक आप जानेंगे। तो क्रिटिकल मिनरल्स वैसे मिनरल्स है जो किसी भी देश के लिए काफ़ी रेयर होता है और काफ़ी सामरिक महत्व होता है इसका, तो आप इसको भी पढ़ लेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसकी सूची भी पूछ सकता है यूपीएससी। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, द्वितीय भारत अरब विदेश मंत्रालय का जो है बैठक कहाँ हुआ था। कहने का मतलब है कि द्वितीय भारत अरब विदेश मंत्री का बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था। आप देखिए इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में किया गया था, आप इसको याद रखेंगे। 2026 में इसका आयोजन किया गया था, इसको भी याद रखना है। 2026 में इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, और इसकी 2 अध्यक्षता है। सदस्यता मतलब दोनों देश के
जो विदेश मंत्री थे या फिर जो राज्य मंत्री है यूएई के, उनके द्वारा किया गया था। मतलब एक से ज़्यादा जब अध्यक्ष होते हैं तो सदस्यता बोला जाता है, बस इसको याद रखेंगे। तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और यूएई के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। दोनों लोग संयुक्त रूप से इसके अध्यक्ष थे और आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। परिणाम दिल्ली घोषणा लिखना, तो आप इसको भी याद रखेंगे। दिल्ली घोषणा, दिल्ली डिक्लेरेशन किससे जुड़ा हुआ है? तो भारत अरब विदेश मंत्री का जो भी बैठक हुआ था 2026 उससे निकला है। अब अरब लीग के बारे में आप देख लेंगे, क्योंकि अरब लीग जो है आप उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग, क्योंकि अरब लीग 22 अरबी भाषी देशों का एक संगठन है। जो अरबी भाषी देश है उनका जो 22 देश है उनका एक संगठन, इसको याद रखेंगे। स्थापना मार्च 1945 में हुआ था। मुख्यालय जो है काहिरा मिस्र में हुआ था और अरब लीग का भारत पर्यवेक्षक है, ऑब्जर्वर है, भारत सदस्य नहीं है। तो कभी कभी यूपीएससी पीटी में या फिर यहाँ भी आ सकता है कि निम्न संस्थानों से भारत किसका किसका सदस्य है, तो अरब लीग का भारत सदस्य नहीं है। आप इसको याद रखेंगे। भारत ऑब्जर्वर के रूप में निश्चित तौर पर उस संस्था के साथ जुड़ा हुआ है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं टॉपिक। अगला टॉपिक है कि 16वां भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी चर्चित भी रहा है, तो इससे सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप याद रखेंगे 16वां हुआ है भारत यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन का शिखर सम्मेलन हुआ है और ये कहाँ हुआ? जनवरी में नई दिल्ली में हुआ था। तो आप इसको याद रखेंगे। जनवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। और मुख्य अतिथि कौन थे? तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है उर्सुला वान डेर लियेन। ठीक है, जो गणतंत्र दिवस 2026 हुआ था उसके मुख्य अतिथि भी थे, तो आप इसको भी याद रखेंगे। ये देखिए कि 16वां भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ में आप देखेंगे इसकी आपको अलग से ही पूछा जा सकता है कि बीपीएससी इस तरीके के सवाल पूछते रहता है कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है या फिर यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो आप इसको याद रखेंगे। यूरोपीय परिषद के 2 अध्यक्ष हैं, एंटोनियो कोस्टा है और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जो है उर्सुला वान डेर लियेन है, जो गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि भी थे। आप इसको याद रखेंगे। अब इस बार जो भारतीय यूरोपीय संघ का जो शिखर सम्मेलन हुआ काफ़ी चर्चा में रहा। एफटीओ के लिए, एफटीए जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के काफ़ी चर्चा में रहा और इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। जो एफटीए भारत और यूरोपीय यूनियन के साथ अभी हुआ उसे मदर ऑफ ऑल डील भी कहा गया है। तो आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, आप देखेंगे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो अभी बेसिक आपको एक सिंपल बताते हैं कि क्या होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो देखेंगे कि जो वस्तु और सेवाओं का जो आयात होता है और निर्यात होता है, ठीक है, तो सभी देश जो है कस्टम ड्यूटी लगाते हैं, आयात शुल्क लगाते हैं। ठीक है, तो उस जब आयात शुल्क को या तो न्यूनतम कर दिया जाता है या फिर कम कर दिया जाता है, उसी को हम एफटीए बोलते हैं। यानी कि वस्तु के दोनों जिस देश के साथ या जिस समूह के साथ एफटीए होता है, जो भी देश पार्टिसिपेंट होते हैं उसके बीच में वस्तुओं का और सेवाओं का आवागमन में जो सीमा कर लगता है, कस्टम ड्यूटी लगता है, उसको या तो हटा दिया जाता है या पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, उसको एफटीए कहते हैं। तो एक बेसिक बात है, बाद में इसके बारे में और डिटेल जब अध्ययन करेंगे अलग से, जब हम एफटीए पीटीए पढ़ाएंगे फिर कस्टम यूनियन पढ़ाएंगे तो वो एक अलग है, उसके बारे में डिटेल हम लोग जानेंगे। लेकिन बेसिक इतना पता होना चाहिए कि अभी क्या हुआ है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के साथ एफटीए हुआ है, उसके लेकर के इसे मदर ऑफ ऑल डील कहा गया और काफ़ी चर्चा में ये जो शिखर सम्मेलन था। तो आप इसको याद रखेंगे। इस शिखर सम्मेलन से जो महत्वपूर्ण 1-2 चीज़ और है कि एक रणनीतिक एजेंडा दोनों पक्षों ने लाया है कि टुवर्ड 2030 इंडिया EU ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा को अपनाया गया, तो इसको भी याद रखेंगे। और 2030 तक जो है ये $100 बिलियन का व्यापार आपस में करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए देखते हैं विश्व सरकार शिखर सम्मेलन अभी आयोजन किया गया था, तो उससे सवाल आ सकता है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026, अब इसका आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में किया गया था। आप इसको याद रखेंगे। जो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन है फरवरी 2026 में दुबई में किया गया था। थीम याद रखेंगे, थीम है भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स जो है इसका थीम था। विशेष उपलब्धि क्या थी? भारत की जो शिक्षिका है रूबल नागी, उसको $1 मिलियन का ग्लोबल टीचर प्राइज़ दिया गया है, तो इसको जरूर याद रखेंगे। यहाँ से सवाल आ सकता है, रूबल नागी जो है भारत के शिक्षिका है रूबल नागी, और 1 मिलियन का इनको एक ग्लोबल टीचर प्राइज़ इसी सम्मेलन में प्रदान किया गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं, आगे काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है और इस जानेंगे कि यूपीएससी निरंतर इस संस्था के बारे में या फिर इसकी रिपोर्ट के बारे में सवाल पूछते रहता है, यूपीएससी हो बीपीएससी हो। तो विश्व आर्थिक मंच है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, निश्चित तौर पर काफ़ी चर्चित इंस्टीट्यूट है, संस्था है।
तो यहाँ इसका एक बैठक होता है, प्रत्येक साल आयोजित होता है, दावोस स्विट्जरलैंड में होता है, तब इसको याद रखेंगे। जनवरी 2026 में दावोस स्विट्जरलैंड में इसका वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया था। थीम क्या था? संवाद की भावना, स्पिरिट ऑफ डायलॉग। थीम था स्पिरिट ऑफ डायलॉग। और समझौता देखेंगे कि भारत में जो है स्किल एसलेटर के लिए स्थापित एक भारत और जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बीच एक समझौता हुआ। तो स्किल को बढ़ावा देने के लिए भारत और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक समझौता किया गया, इसको भी याद रखेंगे। और विशेष निकाय दावोस में गाजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है, इसको भी याद रखेंगे। ये बोर्ड ऑफ पीस काफ़ी चर्चित है क्योंकि इसमें अमेरिका का प्रभुत्व है, अमेरिका का प्रभुत्व स्थापित हो रहा है बोर्ड ऑफ पीस में, आप देखेंगे। तो ये चर्चित संस्था है, ठीक है। और ये दावोस में गांजा के लिए जो है, दावोस में गांजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है, आप इसको याद रखेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आप लोग कुछ नहीं करेंगे, अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 4-5 महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित होता है, पूरे दुनिया में बहुत फेमस है और खास करके यूपीएससी के एग्जाम के लिए भी काफ़ी चर्चित है। आप उसको पढ़ेंगे और याद रखेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आप जाके गूगल पे सर्च करके आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है कि 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो आप देखेंगे कि दिसंबर 2025 में भारत में इसका आयोजन किया गया और रूस के जो राष्ट्रपति थे व्लादिमीर पुतिन, वो भारत की यात्रा पर थे। न्यायदूत अब इस जो 25 में इसका आयोजन हुआ भारत में, भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन, उसमें एक दो बातें निकल के आई है जिसको जाना जरूरी है। पहला बात तो ये निकल के है कि एकातेरीन वर्ग जो है रूस के और कजान जो है वहाँ भारत नया वाणिज्यिक दूतावास स्थापित करने जा रहा है। तो आप इसको याद रखेंगे, भारत जो है नया वाणिज्यिक दूतावास कहाँ स्थापित करने जा रहा है? एकातेरीन वर्ग और कजान, ये रसिया में है। और यही एकातेरीन वर्ग है जहाँ प्रथम बार ब्रिक्स सम्मेलन 2009 में प्रथम बार आयोजन किया गया था, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, जो ब्रिक्स का पहला सम्मेलन हुआ था 2009 के अंदर, वो एकातेरीन वर्ग रूस में ही हुआ था, तो इसको याद रखेंगे। और यही भारत क्या कर रहा है कि अभी भारत जो है रसिया के एकातेरीन वर्ग और कजान में नया दूतावास बना रहा है। एक और लक्ष्य इस द्वितीय सम्मेलन जो हुआ भारत और रूस के बीच जो शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें एक नया लक्ष्य भी भारत द्वारा निर्धारित किया गया है दोनों पक्षों के द्वारा कि द्विपक्षीय जो व्यापार है 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना है, 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखना है। तो 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखना है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 13 नंबर टॉपिक आप देखेंगे, तो 13वां टॉपिक हमारा है कि G20 शिखर सम्मेलन जो है, G20 शिखर सम्मेलन है, उसका आयोजन 2025 में किया गया और ये 20वां G20 शिखर सम्मेलन था। तो इसको देखते हैं। 20वां G20 शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया, आप इसको याद रखेंगे, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। इस आयोजन में एक और काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा में रहा कि अमेरिका जो है इस शिखर सम्मेलन का विरोध किया है, ठीक है। दस्तावेज आप देखेंगे कि इसमें लीडर्स डिक्लेरेशन तथा खाद्य सुरक्षा पर उबंटू सिद्धांत को अपनाया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे कि एक लीडर्स डिक्लेरेशन अपनाया गया, साथ में उबंटू, आप इसे पूछ सकता है कि उबंटू अगर उच्चारण है तो उबंटू सिद्धांत क्यों अपनाया गया खाद्य सुरक्षा के लिए, किसके द्वारा? तो G20 के द्वारा अपनाया गया, तो उसको याद रखेंगे। आप देखेंगे कि यहीं पे इब्सा का भी सम्मेलन आयोजित किया गया, भारत उस इब्सा में शामिल है। तो भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका का एक सम्मेलन है जो यहीं पे संपन्न हुआ, तो इसको भी याद रखेंगे कि जोहान्सबर्ग में ही इब्सा 2025 में जो सम्मेलन हुआ वो जोहान्सबर्ग अफ्रीका में ही हुआ। और इस सम्मेलन से इतर इसका आयोजन किया गया जिसमें भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका भी सम्मेलन में शामिल है। इसकी स्थापना आप देखेंगे, इब्सा की स्थापना कब हुआ था? 2003 में हुआ था, ब्राजीलिया घोषणा से। तो इसको भी याद रखेंगे, ब्राजीलिया घोषणा है उसके तहत इसकी स्थापना किया गया था। अब G20 मतलब G20 का 21वां सम्मेलन, अभी तो 20वां 2025 जोहान्सबर्ग में हुआ था, 21वां मियामी फ्लोरिडा अमेरिका में प्रस्तावित है और अमेरिका जो है दक्षिण अफ्रीका का विरोध कर रहा है। तो अमेरिका का कहना है कि मैं दक्षिण अफ्रीका को इस सम्मेलन में नहीं बुलाऊंगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। अब G20 के बारे में आप जानते होंगे कि जो G20 शिखर सम्मेलन है, आप पहले तो इसमें यूरोपीय यूनियन और 19 देश शामिल थे, बाद में इसमें क्या किया है कि दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल किया गया, दक्षिण अफ्रीका जो संघ है उसको भी इसमें शामिल कर दिया गया है। तो आप इसको याद रख लेंगे। और भारत इसका सदस्य है, G20 में भारत इसका सदस्य है। आप देखेंगे कि पाकिस्तान G20 में शामिल नहीं, इसको भी याद रखेंगे। यूपीएससी की पीटी में हमेशा आता है कि दुनिया के जो 20 सबसे प्रमुख अर्थव्यवस्था उसमें शामिल है, उसमें विकसित अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल है और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल है। जिससे भारत अगर शामिल है तो भारत विकासशील अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था तो है नहीं, तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है कि एपेक शिखर सम्मेलन 2025, एपेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया? तो इसका आयोजन देखें कि नवंबर 2025 में दक्षिण कोरिया के
ग्योंगजू 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 शहर में किया गया, तो आप इसको याद रखेंगे, दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू शहर में किया गया है। इसका समापन जो है एपेक लीडर्स ग्योंगजू डिक्लेरेशन अपनाने के साथ किया गया, तो आप इसको भी याद रखेंगे। ग्योंगजू डिक्लेरेशन किससे जुड़ा है, तो ग्योंगजू डिक्लेरेशन अपेक से जुड़ा हुआ है, इसको याद रखेंगे। एपेक की जो स्थापना किया गया है, आप देखें इसका फुल फॉर्म क्या है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग है। इसकी स्थापना 1989 में किया गया था। मुख्यालय सिंगापुर में है और 21 अर्थव्यवस्था है, मतलब 21 देश इसके सदस्य हैं। भारत एपेक का सदस्य नहीं है, तो आप इसको भी याद रखेंगे, भारत जो है एपेक का सदस्य नहीं है, तो आप इसको याद रखेंगे। 47वां आसियान एवं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो 47वां का आयोजन कब किया गया, 2025 में किया गया, इसको याद रखेंगे। और 47वां आसियान एवं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो आप देखेंगे कि अक्टूबर 2025 में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर जो है वहाँ किया गया। कुआलालंपुर जो शहर है वहाँ पे किया गया है। अब विषय देखेंगे कि समावेशिता और सत्यता इसकी विषय है। और सदस्यता तिमोर लेस्टे को 11वां आसियान का सदस्य बनाया गया। आपको बताया गया कि तिमोर लेस्टे को 11वां आसियान का सदस्य बनाया गया, औपचारिक रूप से इस पर प्रवेश दिया गया। शांति समझौता हुआ, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता संपन्न हुआ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में। तो इसको भी याद रखेंगे कि जो आसियान का बैठक हुआ उसमें थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में एक शांति समझौता हुआ। मध्यस्थता किसके द्वारा किया गया, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया। जो 22वां भारत आसियान सम्मेलन है वो कुआलालंपुर में संपन्न हुआ। तो आप देखें कुआलालंपुर जो है वहाँ पे संपन्न हुआ। भारत भी आसियान के साथ एक सम्मेलन का आयोजित किया, तो मतलब एक बैठक किया, तो आप इसको भी याद रखेंगे। और 2026 में आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष मनाया गया। तो 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष और 25 को आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में घोषणा किया गया। तो आप दोनों चीज़ याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो हमारे समक्ष जो करंट अफेयर है कि एससीओ के बैठक के बारे में। आप देखेंगे कि एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो शंघाई सहयोग संगठन है, उसका जो सम्मेलन है 2025 में हुआ। ठीक है, तो ये 25वां सम्मेलन था जिसके जो है एससीओ का जो 25 में संपन्न हुआ। तो आप देखेंगे कि चीन के तियानजिन जो है जगह वहाँ पे इसका आयोजन हुआ। तो 25वां एससीओ का जो है आयोजन कहाँ हुआ, तो तियानजिन चीन के शहर में आयोजन हुआ। अध्यक्ष चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा किया गया था और भारत के प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया था, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया था। घोषणा पत्र देखेंगे तो तियानजिन घोषणा पत्र को अपनाया गया, तो आप इसको भी याद रखेंगे। तियानजिन घोषणा पत्र को एससीओ के शिखर सम्मेलन में अपनाया गया है, तो इसको याद रखेंगे। नया एक बैंक स्थापित करने पर विचार चला है, निर्णय लिया गया, तो एससीओ विकास बैंक भी बनाया जाएगा। अब आगामी देख लेते हैं कि जो 26वां है वो कब होगा, तो किर्गिस्तान जो है उसकी राजधानी बिश्केक में इसका आयोजन किया जाएगा, तो आप इसको याद रखेंगे। एससीओ का परिचय देखेंगे तो इसकी स्थापना 2001 में किया गया था। भारत और पाकिस्तान को 2017 में इसका सदस्य बनाया गया। अब देखें कि 23 में ईरान को बनाएगा और बेलारूस को 2024 में बनाया गया। अभी कुल सदस्य 10 है, तो आप इसको याद रखेंगे। जो आसियान जो शंघाई सहयोग संगठन है, भारत उसका मेंबर है, भारत उसका सदस्य है। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे कि भारत उसका संस्थापक सदस्य नहीं है। ये कभी कभी स्टेटमेंट आ जाता है, तो भारत उसका संस्थापक सदस्य नहीं है क्योंकि इसके स्थापना 2001 में हुआ था। इसी संस्था से जुड़ा हुआ है रेट। आप आगे जो है गूगल पे सर्च करके रेट के बारे में पढ़ेंगे और ये सवाल कभी पीटी में आ जाए यूपीएससी के कि रेट जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो आप याद रखेंगे एससीओ से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण जो हमारे समक्ष टॉपिक है वो ब्रिक्स के बारे में। और ब्रिक्स काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत इसका मेंबर है और काफ़ी चर्चित जो है ये समूह है। तो चलिए ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो जुलाई 2025 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में किया गया। आप इसको फॉर याद रखेंगे क्योंकि पीटी में आ सकता है कि 17वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन 2025 में कहाँ किया गया, तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में किया गया। इसकी अध्यक्षता कौन किया, तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा। तो आप याद रखेंगे कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा इसके अध्यक्ष थे। और इसका विषय क्या था, अधिक समावेशी सतत टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत बनाना। तो इसका विषय था अधिक समावेशी सतत टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत बनाना। नया जो सदस्य बना है इसका इंडोनेशिया बना है। नया सदस्य कौन बना है, इंडोनेशिया ने भाग लिया। तो नवीनतम पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया इस जो 17वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है उसमें भाग लिया। आगामी जो 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा वो भारत में होगा, तो आप इसको भी याद रखेंगे। भारत में इसी वर्ष हो सकता है कि इसका आयोजन हो जाए।
तो आगामी जो शिखर सम्मेलन है ब्रिक्स का 18वां शिखर सम्मेलन, 17वां तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ, अब 18वां भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। ब्रिक्स का इतिहास देख लेते हैं, चूँकि भारत इस संस्था से जुड़ा हुआ है, काफ़ी चर्चा में है तो पीटी में आ सकता है। 2001 में जिम ओनील द्वारा ब्रिक्स शब्द को गढ़ा गया था, इनके द्वारा जो है ब्रिक्स शब्द गढ़ा गया था, और इनके द्वारा इसलिए गढ़ा गया था कि 4 बढ़ती हुई तेज गति अर्थव्यवस्थाओं को संबोधित करने के लिए इनके द्वारा इसको गढ़ दिया गया। औपचारिक संस्था की जो शुरुआत हो गई, देखें कि ब्रिक्स संस्था का औपचारिक शुरुआत हुआ 2006 में, और इसका पहला शिखर सम्मेलन 2009 में एकातेरिनबर्ग रसिया में हुआ। आप इसको याद रखेंगे, कहाँ हुआ था? एकातेरिनबर्ग रूस के अंदर हुआ था। और यूपीएससी के प्री में आप देखेंगे कि 2014 या 15 के प्री में आया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ एकातेरिनबर्ग रूस के जगह पर लिख दिया रियो डी जेनेरियो रूस में हुआ था, तो ये गलत हो गया था। ठीक, याद रखेंगे। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया, आप इसको याद रखेंगे। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया। 2024 में क्या किया गया कि मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई को शामिल किया गया। आप देखेंगे कि 4 कंट्री को 2024 में शामिल किया गया, मिस्र को, इथोपिया को, ईरान को, यूएई को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, और इंडोनेशिया को भी आप देखेंगे कि इंडोनेशिया नया सदस्य बना है। एक सदस्य जो है सऊदी अरब है, वो इसका सदस्य बनने वाला है, तो आप इसको याद रखेंगे। अभी उसको पूर्ण सदस्यता नहीं प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसी पर यूपीएससी का भी प्री में सवाल आया था, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला। तो ये हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर था इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष जो है हम पहला जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, हम उस पर प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, इस वीडियो के बाद मैं इन सभी टॉपिक पर 50 MCQ, आप देखेंगे 50 MCQ क्वेश्चन आएंगे, ताकि आप लोग रिकॉल कर पाएँ कि आप लोग कितना मेमोराइज कर पाएँ, क्योंकि आप पूर्व में पढ़ ही रहे होंगे बीपीएससी के लिए। ठीक है, बीपीएससी में करंट का काफ़ी महत्व है। अब देखेंगे प्री हो गया तो आप लगभग सिलेक्शन कर ले लेते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा भी आप बेहतर तरीक़ा से लिखना जानते हैं, थोड़ा समझ बेहतर है, तो आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।